हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आज हम सेकेंड अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर सेकेंड में फ्रेंड हम इस चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड आगे के पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे, आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। देर ना करते हुए इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रेंड। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, लेक्चर स्टार्ट करने के बिफोर में जब मैं ये लेक्चर सिखाना स्टार्ट करूं तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें, ताकि जो भी मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और अपने क्लास की टेक्स्ट बुक्स में आप रिकवर भी करते चले। और उसके बाद में दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, हिस्ट्री सब्जेक्ट की आप नोटबुक भी अपने साथ में रखें, ताकि जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे उसमें नोट डाउन आप करते चले, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में इस चैप्टर से रिलेटेड या जो कुछ पॉइंट है उसको लर्न करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जो हमें देख रहे होंगे आप, डू यू नो दैट, एक एक नहीं इसमें ब्रैकेट दिया वाला हाईलाइट करके इसे मैं पढ़ता हूं और आपको ट्रांसलेट करके बताने की या समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए फ्रेंड, ओ अल्माइटी मेक इट रेन इन प्लिंटी, ओ अल्माइटी मेक अ रेन प्लिंटी, मे वी गेट अ plentiful crop in our field, may there be a plenty ऑफ अ मिल्क अवर चिल्ड्रन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो एक प्रेयर की गई है, ऋग्वेदा में से ली गई वाली प्रेयर है, जिसका ट्रांसलेट यहाँ पे हमें इंग्लिश में करके दिया हुआ है। इसे ये जो प्रेयर है फ्रेंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो गॉड है या जो अलमाइटी है उसको उन्हें प्रेयर कर रहा है कि हमारे एरिया में खूब रेनफॉल होने दो, और जिसकी वजह से अगर से रेनफॉल, आपको भी पता है फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट कितनी रहती है, अगर से अच्छी रेनफॉल होंगी, गुड रेनफॉल होंगी, तो उसकी जो क्रॉप्स है वो भी क्या है, अच्छे आएंगे, और उसको जो क्रॉपिंग अच्छी होंगी तो फिर बाद में उसको फूड्स भी अच्छे मिलेंगे, और उसको एक कहते हैं ना, फिर फूड्स अच्छे मिलेंगे, क्रॉप अच्छे मिलेंगे, तो फिर वाटर की वजह से फिर उसके जो आगे के जो कुछ नेक्स्ट ईयर रहेंगे फ्रेंड वो भी अच्छे से जाएंगे। और उन्हें कह रहा है कि उसके बाद में हम उसके जो चिल्ड्रन है फ्रेंड उनको कह रहा है कि ये दूध वगैरह अगर से क्रॉप अच्छे निकलेंगे तो फिर उन्हें मार्केट से जाके या फिर वो पैसों से फिर आपको भी पता है कि दूध या जो उसके बच्चों को जो लगने वाले खाने पीने की चीज़ा वो खरीदेगा। और इसीलिए यहाँ पे फिर जो हमारे जो प्लेंटी मिल्क फॉर द अवर चिल्ड्रन, ऐसा इसका कहना है। और उसका कहना ये कि हमारा उसके जो बच्चे वगैरह है उसको भी दूध वगैरह या जो उनका फूड है, जो छोटे बच्चों का जो फूड रहता है दूध वगैरह, वो उनको ठीक तरह से मिले, ऐसा कह रहा है। देखिए फ्रेंड, मे द काउस कम टू अवर होम्स। अब है कि नहीं, इसका कहना यहाँ पे ये कि हमारे घर पर गाय आए या काउस आए, एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेन्स। और है कि नहीं, यहाँ पे वो हमारे घर पे आए और घर पे आनंद से रहे, जो बनाया गया है इनके लिए रहने के लिए गाय वहाँ पे अच्छे से रहे, आनंद से रहे, बहुत ही गाय आए, ऐसा कहा जा रहा है। सेकेंड प्रार्थना में देखिए फ्रेंड क्या कहा जा रहा है कि बहुत से गाय हमारे घर कन आए, हमारे घर पे रहे या घर में वास करे, ऐसा कहा जा रहा है, खुशी से वास करे, ऐसा कहा जा रहा है। मे दे बियर मेनी क्लेव्स। और उसके बाद में ये जो गाय वगैरह काउज आ रहे हैं वो अपने असंख्य उनके बच्चों को या क्लेव्स को जन्म दे या बर्थ दे, और इस तरह से हमारा जो पेंस है या जो गोठा है या गाय का जो गोठा है वो है कि नहीं, गाय के बच्चों से क्लेव्स से भरा रहे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में थर्ड यहाँ पे प्रार्थना बताई गई है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, मैं आपको हिंदी में भी इसका मीनिंग बताऊंगा। एरीज, ओ पीपल, डार्कनेस हैज वैनिश्ड विद द एडवांट ऑफ द डाउन एंड सनलाइट्स कम। उठो ओ आदमियां, उठिए, जो अंधेरा था, घनघोर अंधेरा या जो रात का जो अंधेरा था वो खत्म हो चुका है, अब है कि नहीं, सूरज जो सनलाइट है वो आ चुकी है, ऐसा इसका कहना है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, डाउन हैज अ
अवेक्ड द होल वर्ल्ड। और एक नहीं, जैसे ही सूरज निकल गया है पूरी दुनिया जग चुकी है, आप भी जग जाए, ऐसा इसका कहना है। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड, लेट द परस्यूअर आवर ओन ऑक्यूपेशंस एंड अर्न रिच। आप इसके बाद में आप अपने उद्योग धंधे या काम करने के साथ उसके धन मिलेंगे या काम में लग जाइए और उससे अपने जो पर्पस है साध्य कीजिए और पैसे कमाइए, ऐसा यहाँ पे कहना है। ठीक है फ्रेंड, अब पर्टिकुलर आप समझ गए होंगे कि इस तरह के अलग अलग तरह के जो वेद संहिता है उसमें अलग अलग तरह के इस तरह के प्रार्थनाएं या डिवोटीज दी जाती थी और जिसको दैट टाइम पीपल अलग के थ्रू प्रोनाउंस भी किया जाता था, स्पीक भी किया जाता था। ये हमारे लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया वाला है जिसको मैंने आपके सामने पढ़ के बताया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे सामवेदा संहिता। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे सामवेदा संहिता जिसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब मैंने बिफोर लेक्चर में आपको बताया था इंपॉर्टेंट यजुर्वेदा संहिता के इंपॉर्टेंट बताया था, उसी के आगे के पॉइंट सामवेदा संहिता को अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। द सामवेदा provided guideline to singing Rigvedic verses to the set the rhythm and the tune at the time of यजना राइट्स। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे यजना थे या जो कुछ ऐसे यज्ञ विधि थे दैट टाइम, ऋग्वेदा टाइम की, जिसमें है कि नहीं कुछ मंत्र उच्चारण को क्या किया जाता था, सिंगिंग टाइप, मतलब कि गाने के थ्रू या उनको एक गाने के सिंगिंग स्टेप के थ्रू बोला जाता था या स्पीक किया जाता था या प्रोनाउंस किया जाता था। और यही जो सामवेदा यही बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर मंत्र को किस तरह से उच्चारण किया जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा, एक परफेक्टली सिस्टम यहाँ पे बताया गया है सामवेद संहिता में। मतलब कि इट मीन्स मैं कहूँ कि अगर से कोई पर्टिकुलर यंत्र क्या बोलते हैं यजनास किया जा रहा है या यज्ञ किया जा रहा है तो उसमें जो मंत्र उच्चारण करे जा रहे हैं फ्रेंड उसको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से कौनते मंत्र पे कब पॉस्चर देना चाहिए, कब उसे जोर से बोलना चाहिए, ये सारी ऑल ओवर बातें सामवेद संहिता में डिटेल में लिखे गए वाली है। और बहुत से ऐसे मंत्र या बहुत से ऐसे जो यज्ञास के टाइम पे कहे जाने वाले मंत्र उच्चारण थे फ्रेंड दैट टाइम, उनको है कि नहीं बोलने का जो सिस्टम ऑफ मेथड रहता है फ्रेंड इसमें सामवेद संहिता में डिटेल में बताया गया वाला है और डिटेल में पर्टिकुलर समझाए वाला भी है। और हर एक यजनास के टाइम पे फ्रेंड इस सामवेद संहिता की भी हेल्प ली जाती है, उस मंत्र को किस तरह से उच्चारण किया जाना चाहिए क्या नहीं, ये पूरा एक डिटेल में वहाँ पे बताया गया वाला है। आप अगर से इन शॉर्ट अगर से कोई आपके एक्सपीरियंस पर्सन जो होंगे जो वेदास का नॉलेज रखते हैं, अगर से उनको इस बारे में पूछोगे तो वो आपको डिटेल में बताएंगे या यूट्यूब पे वगैरह भी इसके बारे में डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। और ये सारी बातें फ्रेंड मंत्र को किस तरह से उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, सभी बातें सामवेद संहिता में आपको देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं फ्रेंड, द सामवेद संहिता हैज contributed a major may in laying of foundation of Indian music। और इसके बाद में हमारे जो इंडियन म्यूजिशियन या इंडियन म्यूजिक का जो फाउंडेशन मतलब कि आधारशिला जिसने रखा या जिसमें कि नहीं जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे इंडियन म्यूजिक का या इंडियन म्यूजिशियन सिस्टम का जिसका बर्थ हुआ तो वो अगर से कहेंगे हम सामवेद संहिता। सामवेद संहिता में अलग अलग तरह के जो ये भी आपको मिलेंगे इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आपको मिलेंगे जिसको किस तरह से बजाया जाता था या किस तरह से यूज़ किया जाता था, किस तरह से उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता था, ये सारी बातें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए फ्रेंड, जब कभी भी आप इंडियन म्यूजिशियन या इंडियन सॉन्ग या इंडियन सिंगिंग एक्टिविटी को सीखना चाह रहे तो इंडियन सुर और ताल को सीखना जरूरी रहता है। तो ये डिटेल बातें भी सामवेद संहिता में कही गई है, बताई गई वाली है फ्रेंड, इसके बारे में याद रखिए आप। ठीक है, बाद में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता ये चौथे पार्ट का ग्रंथ है फ्रेंड। अब इसके बारे में द अथर्ववेद इज नेम्ड आफ्टर द अथर्व ऋषि। अब देखिए जो अथर्ववेद संहिता या जो अथर्ववेद ग्रंथ है फ्रेंड या अथर्ववेद संहिता है, इसको अथर्ववेद ऋषि के नाम पे रखा गया है या इसके नाम से ही इनका उच्चारण किया जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड। द वेदास डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेदास।
और ये जो वेद है फ्रेंड, जो ऊपर के जो 3 वेद आपको दिखाए गए वाले, समझाए गए वाले, उनसे ये डिफरेंट वेद है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी कहूंगा मैं फ्रेंड, ये त्रिवेदास के से ज्यादा इंपॉर्टेंट अथर्ववेद कहूंगा फ्रेंड मैं। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा, जो मैं सेंटेंस में आपको पढ़ के बताऊंगा। तो इट इज अ मोर कंसर्न विद द मेनी थिंग्स इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। It includes solution to diversities and disease. It also provides information about medicinal herbal. The Atharva Veda provides a guidance to a king about the way he should administrate his kingdom। देखिए फ्रेंड, ये जो अथर्ववेद संहिता है, इसमें आपको अगर से देखा जाए तो हमारी जो एक जनरल जो लाइफ स्टाइल है, उसको किस तरह से हमें जीना चाहिए, अगर से कोई पर्टिकुलर हमें जनरल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन किस तरह से काटना चाहिए, किस तरह से अगर से प्रॉब्लम्स आ रहे तो कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या उसे किस तरह से फेस करना चाहिए, बीमारियों पे किस तरह से मात करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। और मतलब कि अगर से कोई एक राजा है या आदर्श राजा है तो उसको अपने किंगडम पे किस तरह से राज करना चाहिए, किंगडम को किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से प्रशासन करना चाहिए, ये ऑल ओवर सारी बातें अथर्ववेदा संहिता में आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद में आपको है कि नहीं अलग अलग तरह के यहाँ पे मेडिसिन्स या जो ट्री प्लांटेशंस मेडिसिन्स थे, इनको किस तरह से यूज किया जाता था, किस तरह से इनका यूज ऑफ इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें अथर्ववेद संहिता में लिखे वाली है फ्रेंड। मतलब कि फ्रेंड फर्स्ट बात मैं कहूँगा कि अथर्ववेद संहिता में ये बताया गया कि हमारे को हाउ टू लिविंग ऑफ लाइफ, या हमारे लाइफ का सिस्टम किस तरह से जीने का जो सिस्टम है किस तरह से रहना चाहिए, या उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमारे को बताया गया वाला है। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आदर्श राजा रहता है उसे किस तरह से अपने किंगडम पे राज करना चाहिए, किस तरह से उसको अपने किंगडम को चलाना चाहिए, ये बातें यहाँ पे बताई गई। और थर्ड थिंग यहाँ पे ये बताया गया वाली कि फ्रेंड थर्ड थिंग यहाँ पे ये बताया गया कि देखिए अगर से कोई बोलते हैं ना अलग अलग तरह के प्लांटेशंस के हमारे इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट बताया गया है, और किस तरह से वो प्लांटेशंस को हम मेडिसिन पर्पस भी यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। और सारी बातें इस तरह से यहाँ पे की वाली है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद में द ब्राह्मणा टेक्सेस आरण्यका एंड Upanishad were written after the composition of Sanhitas. They are also included in Vedic literature. अब देखिए फ्रेंड, इसके अलावा भी हमारे वैदिक लिटरेचर में ऐसा कहा जाता है कि 4 आरण्यके की भी रचना की गई है, या ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, जो कि हमारे वैदिक वाड़म में हमें समावेश की जाती है या इनका इंक्लूडिंग किया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, ब्राह्मणा टेक्सेस दे वेयर कंपोज्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक mantras in yajna rituals. Each Vedas is independent text called a ब्राह्मणास। ठीक है फ्रेंड, अब इसका मैं पर्टिकुलर जो यहाँ पे पढ़ा हूँ इसका आपको ट्रांसलेशन सेंटेंस का आपको बताता हूँ या समझाता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब यजनास किए जा रहे, अलग अलग तरह के जो यजनास रिचुअली की जा रही है, उस टाइम पे यजनास में ब्राह्मण ग्रंथ या वेदों यजनास में ब्राह्मण ग्रंथ का वापर किस तरह से किया जाता है, या इसके बारे में हमें बताया गया है। यज्ञ विधि में वेदों का वापर किस तरह से किया जाता है या किस तरह से उसका यूज करके लिया जाता है, यह ब्राह्मण ग्रंथ में हमें बताया गया वाला है फ्रेंड। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी पड़ेगी, हर एक वेदास का इंडिपेंडेंट क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ था, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड, एक बात कहूंगा मैं, यहाँ पे यह यजनास में किस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ में ये बताया गया कि यजनास में वैदिक ग्रंथ का या वैदिक रिचुअलिटीज का या वेदास का
वैदिक लिटरेचर का किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस ऑल ओवर यहाँ पे बताया गया है, ब्राह्मण टेक्सेस में बताया गया है। और इसी के बिहा पे जब कभी भी कोई यजनास किया जाता है तो यज्ञ विधि की जाती है या यजनास किया जाता है तो उसको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उसके इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें ऑल ओवर इसी के ब्राह्मण टेक्सेस से लिए जाते हैं और उनको फॉलोअप करके अलग अलग तरह के यजनास रिचुअल किए जाते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट ऑफ सेंटेंस को हम कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे Aranyakas. Aranyakas consists of reflections or through thoughts expressed after meditating with the deep concentrations in forest. One second of in forest or wilderness. The Aranyakas are concerned with the accurate performance of the यजनास राइट। अब देखिए फ्रेंड, आरण्यकास में क्या बता रहा है, इसके जो पर्टिकुलर में जो यहाँ से एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ से लेकर मैंने जो यहाँ तक पढ़ा आरण्यकास में क्या बताया जा रहा है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम एक नजर डाल के आरण्यकास जो ग्रंथ ये है फ्रेंड, आरण्यकास में ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर जो पर्सन है ना, अगर से उसे मेडिटेशंस, अगर से किसी शांत जगह पे मतलब कि फॉरेस्ट में जाके किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, इसके बारे में मेडिटेशन या मेडिटिंग करना चाहिए, डीप कंसंट्रेशंस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस के बारे में। मतलब ये अगर से कोई रहता है ना फ्रेंड, अपने जो नॉलेज को या अपने अंदर के जो इंटरनल जो स्पिरिचुअलिटी है इसको जानना या समझना चाहता है, तो वो फॉरेस्ट में जाने के बाद किस तरह से मेडिटेट करना चाहिए, किस तरह से वहाँ पे रहना चाहिए और किस तरह से अपने को अंदर जो अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको जगाना चाहिए, ये सारी बातें आरण्यकास में लिखी गई वाली है। और देखिए फ्रेंड, जो यजनास करते हैं ना फ्रेंड, हम यज्ञ करते हैं या यजनास राइट की जाती है, तो उसको परफॉर्म करते टाइम पे हमारे से कोई गलती ना हो और सही तरीके से किए जाए, इसमें आरण्यकास में हमें बताए गए वाले समझाए गए वाले है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। उपनिषद या उपनिषदा हम देख कर लेते हैं, इसके बाद में हमारा पर्टिकुलर जो लेक्चर है आज का यहीं पे हम स्टॉप करेंगे बाद में। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए उपनिषदा, इसको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड। Upanishada. The term Upanishada indicated knowledge acquired by sitting at the feet of the teacher. Human being have always wondered about even like a life and death. It is not easy to find answer to them. The Upanishada discuss such a serious and profound issues. अब देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलर जो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सेंटेंस पढ़ा, इसमें उपनिषदा में क्या बताया जा रहा, ये आपको एक बार समझाऊंगा या इसका ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, उपनिषद किसे कहेंगे? देखिए, जनरली उपनिषदा या उपनिषद उसे कहा जाता है जो एक आप पर्टिकुलर टीचर के सामने बैठ रहे हैं और टीचर के सामने बैठने के बाद में जो उनसे नॉलेज या जो आपको जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो आप उनसे ले रहे हैं और वो जो नॉलेज आपको जो दिया जा रहा है उपनिषदा के थ्रू या उपनिषद के थ्रू दिया जा रहा है, इसे उपनिषद कहा जाता है। और मोस्टली इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, ये जब कभी भी नॉलेज लिया जाता है, उपनिषदा का जो नॉलेज लिया जाता है, एक पर्टिकुलर नॉलेजेबल टीचर के पास बैठा जाता है जिसे 4 वेदास का नॉलेज हो और जिसे उपनिषद के बारे में भी अच्छे से परफेक्टली नॉलेज हो, उनके सामने बैठा जाता है और उनसे डिस्कस करके ये नॉलेज को
लिया जाता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप सभी को पता है लाइफ और डेथ, ये आए दिन हमारे जो ह्यूमन बींग्स है सभी के अंदर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि लाइफ का बर्थ किस तरह से होने वाला है और इसकी डेथ होने के बाद में क्या होगा, डेथ बिफोर क्या रहता है। ये सभी जो प्रश्न हमारे अंदर अंतरात्मा में आते, लाइफ किस तरह से, लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए, लाइफ को किस तरह से लिविंग रहना चाहिए, या अच्छे कर्म या गुड थिंग और बैड थिंग किस तरह से बिहेव रहते हैं, ये सारी बातें उपनिषदा में गुरु के सामने बिठा के बैठ के सीखी जाती है या उन्हें ग्रहण किया जाता है। और इसका पूरा देखो फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इसका उपनिषदास डिस्कस सच एज अ सीरियस परफॉर्म्स इशू, मतलब कि जो उपनिषदा किया जाता है ना फ्रेंड, जिसका डिस्कशन किया जाता है तो एक सीरियस वे पे किया जाता है और इसको परफॉर्म किया जाता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। द 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यका and the Upanishada were composed over a period of the 1,500 years. During this long period, the Vedic civilization underwent many changes. The Vedic literature is an important source for the study of those changes and of the day-to-day life the Vedic period. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बताया वेदास, ब्राह्मण के और ये ग्रंथों में कि देखिए, अब देखिए जो 4 वेद, 4 वेद, ब्राह्मणास और आरण्यक और उपनिषद, ये सभी को लिखने के लिए कितना टाइम पीरियड गया फ्रेंड, 1500 ईयर गए वाले। इतना लॉन्ग टाइम पीरियड का टाइम लगा है इन्हें राइट डाउन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए या कंपोज्ड करने के लिए। एक बहुत बड़ा टाइम है फ्रेंड, इतना टाइम इन्हें लगा हुआ है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, इन्हें जब ये लिखा गया है, अब ये लिखने का जब टाइम चालू था या टाइम था, तो इसमें मेनी चेंजेस या बहुत से ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेटेड द पीरियड द मेनी चेंजेस, इस तरह से किया गया है। और देखिए फ्रेंड, ये जो हम कर रहे हैं ना स्टडी, मतलब कि जब द सोर्स ऑफ, जब कभी भी हम वैदिक लिटरेचर या वैदिक लिटरेचर की स्टडी करना चाहते हैं या वैदिक लाइफ के बारे में या वेदास लाइफ के बारे में हमारे को जानना रहता है, तो हमारे लिए ये एक मेन सोर्स कहा जाता है या मेन सोर्स का एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऑल ओवर देखिए फ्रेंड, डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड किस तरह से थी, क्या नहीं, ये सारी बातें, ये चारों जो 4 वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यके एंड उपनिषदों के थ्रू हमें पता चलती है। और इसी को ही कहा जाता है वैदिक टाइम पीरियड फ्रेंड। इसी के साथ पर्टिकुलर जो आज का ये जो लेक्चर है, यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। और हम जब कल नए लेक्चर्स के या नए लेक्चर सीरीज़ के साथ ही आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर से इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ डाउट रहता है तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का हम रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग स्टूडेंट तक या उन लर्नर तक ज़रूर शेयर करें जिसको एजुकेशन की और जिसको नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, और 4th थिंग मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, बाय, टेक केयर।